नमस्कार। दुनिया ना आज एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है। एक तरफ है अमेरिका और उसका पूरा वेस्टर्न गुट, और दूसरी तरफ है चीन और रूस की जोड़ी। और इन दोनों के बीच एक देश है जो बिल्कुल चुपचाप धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की। तो सवाल ये है कि क्या भारत वाकई एक नई ग्लोबल पावर बनने की राह पर है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो देखिए, आज की दुनिया की जो तस्वीर है वो मोटे तौर पर इन दो खेमों में बटी हुई है। एक तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी, और दूसरी तरफ चीन और रूस का गठबंधन जो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट यही है। तो सवाल उठता है कि इस टकराव के बीच भारत कहाँ खड़ा है? क्या भारत किसी एक साइड को चुनेगा या फिर अपना कोई तीसरा ही रास्ता बनाएगा? आज के हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल यही है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमेशा से ही एक आज़ाद रास्ते पर चली है। चलिए देखते हैं कि ये सफ़र नॉन अलाइनमेंट से शुरू होकर मल्टी अलाइनमेंट तक कैसे पहुंचा। देखिए, इसकी जड़ें इतिहास में हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पर भारत ने नॉन अलाइन मूवमेंट मतलब NAM को लीड किया कि भाई हम किसी के पाले में नहीं हैं। फिर आया दौर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जिसका सीधा सा मतलब था हम अपने फैसले खुद लेंगे अपने फायदे के हिसाब से। और आज हम बात करते हैं मल्टी अलाइनमेंट की, मतलब दोस्ती सबसे रखेंगे लेकिन अपने शर्तों पर। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। ये मल्टी अलाइनमेंट का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड का मेंबर है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ ब्रिक्स का भी हिस्सा है। यही जो डिप्लोमैटिक बैलेंस है ना, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए अब भारत की स्ट्रैटेजी के पहले पिलर पर आते हैं, ब्रिक्स। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं है, बल्कि एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम, एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश है। तो ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और अब तो इसमें मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कई नए देश भी शामिल हो गए हैं। इसका मेन मकसद है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक विकल्प तैयार करना। और जरा इसका स्केल देखिए, ये आंकड़े कमाल के हैं। ब्रिक्स देश मतलब दुनिया की लगभग 40% आबादी, और अगर ग्लोबल GDP की बात करें तो करीब 30% से ज्यादा हिस्सा इनका है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इकोनॉमिकली ये ग्रुप कितना पावरफुल है। अब जो सबसे बड़ी बहस चल रही है वो ये है कि क्या ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा। यहाँ भारत का स्टैंड बहुत नपा-तुला है। भारत पूरी तरह से डी-डॉलराइजेशन के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आया है और एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच अपना रहा है। चलिए अब आते हैं भारत की रणनीति के दूसरे पिलर पर, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना। ये लीडरशिप का एक नया मॉडल है जो डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर पर टिका है। ग्लोबल साउथ का मतलब है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश। भारत ने हाल के सालों में वैक्सीन डिप्लोमेसी से, अफ्रीका में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से, अपने सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल जैसे UPI और आधार को एक्सपोर्ट करके, और G20 की प्रेसिडेंसी में ग्लोबल साउथ का एजेंडा सेट करके खुद को इनकी आवाज के तौर पर स्थापित किया है। अब तीसरा और शायद सबसे महत्वाकांक्षी पिलर, ग्लोबल ट्रेड को एक नया रूप देना, और इसका जरिया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे IMEC भी कहते हैं। IMEC को सीधे सीधे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ये एक ज्यादा तेज ट्रेड रूट होने का वादा करता है जो ग्लोबल स्टेज पर भारत को चीन के सामने एक तगड़े कंपेटिटर के तौर पर खड़ा करता है। तो ये कॉरिडोर काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। भारत अपने पोर्ट्स के जरिए मिडिल ईस्ट से जुड़ेगा, और फिर मिडिल ईस्ट से जमीनी और समुद्री रास्तों से ये यूरोप तक पहुंचेगा। मतलब एक बिल्कुल नया इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसका नतीजा क्या हो सकता है? अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है। इससे उसकी आर्थिक ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। तो हम लोगों ने 3 अलग-अलग पिलर्स देखे। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी असल में है क्या, और ये सब कुछ बैलेंस बनाने की कला के बारे में है। इसे असल दुनिया में देखिए। भारत एक ही वक्त में रूस से तेल खरीद रहा है, उसी वक्त अमेरिका के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत कर रहा है, और तो और
बॉर्डर पर इतने तनाव के बावजूद चीन के साथ ट्रेड भी चल रहा है। यही है स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट। तो फिर भविष्य क्या है? क्या भारत दुनिया में एक तीसरा पोल, एक तीसरा ध्रुव बन सकता है? चलिए जरा आगे की चुनौतियों और संभावनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। ब्रिक्स के अंदर ही चीन और भारत के बीच कंपटीशन है। डॉलर का दबदबा अभी भी बहुत मजबूत है। मिडिल ईस्ट में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है और चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव तो है ही। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन एक बात तो तय है, वो दौर चला गया जब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी। अब हम एक मल्टीपोलर दुनिया में जी रहे हैं जहां कई पावर सेंटर्स बन रहे हैं, और यही बदलाव भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर भारत अपना ये इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमैटिक बैलेंस बनाए रखता है तो 2030 के बाद वो एक इंडिपेंडेंट पावर पोल के तौर पर उभर सकता है। एक ऐसी ताकत जो किसी एक गुट से बंधी हुई नहीं होगी। तो ये सिर्फ एक विकासशील देश के आगे बढ़ने की कहानी नहीं है, ये 21वीं सदी का एक जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट हो सकता है, जहां ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत एक नया और बहुत ही पावरफुल खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। तो आखिर में सवाल वही है, क्या भारत अगली महाशक्ति बन रहा है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस सफर पर नजर बनाए रखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है।